दोस्तों नमस्कार। तो मेरा ही नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी का दोस्तों हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं, जिसे आप लोग गन शॉट के नाम से भी जानते हैं। आर यू कॉमेडी मी? आर यू कॉमेडी मी? तो आर यू गाइस रेडी फॉर वन शॉट? यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसके वन शॉट वीडियो के लिए आप लोग तैयार है, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार है? यदि आप लोग तैयार है तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो स्वाभाविक सा जो बात है वह है कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, और वह क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद हम लोग किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद से हम लोग क्या समझते हैं, यह है क्वेश्चन। तो देखिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान मेरी माँ है, कहते हैं ना, तो देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि एक लाइन में इसका डेफिनेशन देना हो तो ये देना है। यदि आपको इसी को थोड़ा बढ़ाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो अथवा में या करके जो परिभाषा लिखल है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना बनाती है। जैसे देखिए अपने देश भारत में बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, लेकिन उन सब का भावना जो है, उन सब का जो है एक यह रहता है उद्देश्य कि भाई हम लोगों का धर्म भले ही अलग है, हम लोगों का समुदाय भले ही अलग है, लेकिन हम लोगों का देश एक है, और उस देश की वजह से उन लोगों में एकता की भावना बनाए रहती है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वह लोगों के बीच एकता की भावना भी बनाए रखती है। ये इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मेटरनिक युग क्या है। क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेटरनिक जो है वही 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक यूरोप के राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि किस युग को मेटरनिक युग कहा जाता है, तो आप यह भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सन 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के काल को हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं, क्योंकि उस समय इस बीच में उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था यूरोप में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। कह रहा है कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। कह रहा है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है भाई मेरे, ये बहुत ही ज्यादा टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यह क्वेश्चन देखिए आप 2013 में आपसे पूछा गया है, 2014 में आपसे पूछा गया है, 2019 में आपसे पूछा गया है, 2020 में आपसे पूछा गया है, 2022 में आपसे पूछा गया है, 2024 में आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन जो है यह आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 में जो होने वाला बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 में पूछा, 21 में नहीं, 22 में पूछा, 23 में नहीं, 24 में पूछा, 25 में नहीं, इसका मतलब 26 में पूछेगा। तो आइए चलिए आते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण है। देखिए कह रहा है कि लुई फिलिप जो था वह गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था और ना ही उसे विदेशी नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। इसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी जो है वह व्याप्त होने लगा, यानी कि इसी के शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी जो है वह उत्पन्न होने लगा, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। जिस वजह से गीजो, जिनको वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उसका आलोचना होने लगा। इसी कारण 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लुई ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लुई के पास कोई, गीजो जो है वह
पूर्णतः कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध में नहीं था, यानी कि उसके लागू करने के पक्ष में नहीं था। लुई फिलिप जो है वह पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया करते थे, उसके पास किसी भी तरह का कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, जिस वजह से वहाँ के लोगों के बीच में जो है भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई और इसी वजह से सन 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। कह रहा है कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है वह सबसे बड़ा बाधा था। इटली के वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। कह रहा है कि इटली के वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। मेजनी जो है वह इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। लेकिन मेटरनिख जो है वह नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश द्वारा दबा दिया। तो यही जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह किस तरह से सहायक हुआ था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकलकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रशस्त हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो फिर से एक बार पढ़िए कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन ने जो है आक्रमण एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों का गठन किया गया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों में भौगोलिक नाम की परिधि से निकलकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रशस्त हुआ। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसकी ओर आते हैं। और देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मेजनी कौन था। क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेजनी जो है वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी कौन था भाई। तो मेजनी साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी। मेजनी ने। यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। मेजनी ने। तो ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी जो है वह पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र स्थापना किया। गैरीबाल्डी जो है वह सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर एमेनुअल को दे दिया। इस तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो यह भी आपसे पूछा जाए यदि कि इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी के सहयोग से कैसे संभव हो पाया, तो उसमें भी आप यही आंसर दे सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन को तो देख ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप कितना नंबर लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2026 में, वो हमें आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है 9वां नंबर क्वेश्चन की जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यह आपसे पूछ रहा है कि भाई जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी जो विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, विभिन्न समुदायों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण करने में बाधाएं क्या थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। यह आपको बोले कि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो यह बहुत बड़ी समस्या थी जर्मनी को मिलाने में। दूसरा जो है वह है कि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी में कैथोलिक बहुल्य क्षेत्र था, यह भी समस्या था। तीसरा जो है वह है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में किसी भी लोगों के बीच यह भावना नहीं था कि भाई जर्मनी हमारा देश है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत हमारी माँ है और भारत के नाम पर हम सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग एक हो जाते हैं। तो यही है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना था ही नहीं वहां पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। आप क्या याद रखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो भैया मेरे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था
कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं है। बिस्मार्क का यह मानना था कि बिना सेना का जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। चलिए मेरे भाई, तो अब हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वह था लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न, और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 मार्क्स में जो आपसे पूछा जाएगा वो वाला प्रश्न। तो देखिए भाई, यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, उसका वर्णन करें या विवेचना करें, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान था। कहा रहा है कि 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन को संहिता लागू किया। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेह पहुंचा। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों के भौगोलिक नाम की परिधि से निकलकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रशस्त हुआ। 1815 में नेपोलियन वायरलू के युद्ध में हार गया तो मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलना नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। आपको यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले तो नेपोलियन का जो मृत्यु हुआ था वो 1821 ईस्वी में, यह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है, ठीक है ना। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो मेरे भाई लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप लोग जो है नोट तैयार कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इस सबका आप लोग जो है ना नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वह है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे। क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, काबूल का क्यों योगदान था और गैरिबाल्डी का क्यों योगदान था, इसको कह रहा है बताने के लिए। अब यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे ऐसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था तो मेजनी वाला बताइए। ऐसे पूछेगा इटली के एकीकरण में काबूल का क्या योगदान था तो काबूल वाला बताइए। और ऐसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था तो गैरिबाल्डी वाला बताइए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले यह 7 नंबर का जब आता था ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उस समय यह क्वेश्चन पूछा जाता था, अब पूछा नहीं जाता है। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान बताएंगे, फिर काबूल का बताएंगे, फिर गैरिबाल्डी का बताएंगे। तो आपसे जिसका पूछे उसका आपको जवाब दे देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आता है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान जो है वह निम्नलिखित है भाई। तो मेजनी का योगदान क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनारी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी में 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया गया। आगे देखिए यहाँ पे है कि 1848 में मेजनी पुनः इटली आया और इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया द्वारा नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, इसलिए मेजनी पुनः इटली से पलायन कर गया। तो यह मेजनी के बारे में था। अब हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे काउंट काबूल के बारे में और फिर देखेंगे गैरिबाल्डी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूल का योगदान क्या था भाई। तो इटली के एकीकरण में देखिए कह रहा है कि विक्टर एमोनियल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूल इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस की सहायता चाहता था। काउंट काबूल फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लंबार्ड पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने नीस और सेवाय नामक रियासत देकर उत्तरी और मध्य इटली को रियासत का सर्डिनिया पिडमाउंट को मिला लिया। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया। तो ये हो जाएगा काउंट काबूल के बारे में। और अब हम लोग देखेंगे आखिरी गैरिबाल्डी के बारे में कि गैरिबाल्डी देखिए यहाँ पे गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया। आपसे पूछेगा कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। रोम में गैरिबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमोनियल को दे दिया। तो यह था गैरिबाल्डी के बारे में। जिसके बारे में आपसे पूछा जाए उसी के बारे में जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है वह देखिए यहाँ पे है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका था, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हेगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का डेनमार्क और ऑस्ट्रिया फ्रांस से युद्ध हुआ। देखिए याद रखिएगा कि बिस्मार्क जो है वह रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1864 में प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। कह रहा है कि 1864 में प्रशा जो है वह ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर
दिया 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के युद्ध में बिस्मार्क फ्रांस से समझौता कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। 1871 में फ्रांस प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। 10 मई 1871 को फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो यह बिस्मार्क का योगदान था। अब देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ध्रुवीय प्रश्न में, वह देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभावों का चर्चा करें। क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभाव का चर्चा करें। तो देखिए कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का बीजारोपण पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था। अगला देखिए दूसरा नंबर जो है वह है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह उन्नत रूप से प्रकट हो गया। तीसरा जो है वह है कि नेपोलियन का सैन्य अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव क्या क्या हुआ इसके बारे में। तो प्रभाव में सबसे पहला है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्र का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसका देखिए यहाँ पे है राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासक के प्रभाव को कमजोर कर दिया। उसके बाद यूरोपीय उपनिवेशों के अधिपत्य के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन में मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। आगे है यहाँ पे राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासन के प्रभाव को कमजोर कर दिया। भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुई। ये सब हो जाएगा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए हम जो आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं आज, ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वह बीटीसी से ऑब्जेक्टिव है, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है मेरे भाई। तो अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का बीटीसी का जो ऑब्जेक्टिव है वह एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह देखते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी जो है वह वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन देखिए क में है उत्तर अमेरिका, ख में है दक्षिणी अमेरिका, ग में है यूरोप और घ में है पश्चिमी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई सो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है, आप पढ़ा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अभी आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पढ़े हैं। तो देखिए क में है हैप्सबर्ग, ख में यहाँ पे देखिए है आलिया वंश, ग में है बुर्बो वंश और घ में है जार शाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन का सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि बुर्बो वंश जो है सो यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था। क में है लाल सेना, ख में है कार्बोनरी, ग में है फिलिक हेटारिया और घ में है डायर। तो जल्दी से बताइए आप हमें कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना या कार्बोनरी या फिलिक हेटारिया या डायर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फटाक से कार्बोनरी से था, तो ठीक है ऑप्शन नंबर ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से इसमें से कौन था। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क में है इंग्लैंड, ख में है रूस, ग में है ऑस्ट्रिया और घ में है प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रिया जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए ऑप्शन क में है सेनापति, ख में है प्रधानमंत्री, ख में है फ्रांस में राजदूत, ग में है प्रधानमंत्री और घ में यहाँ पे है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ग जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे है। अब देखिए अगला क्वेश्चन छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जल्दी से बताइए आप हमें कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। अभी अभी आप लोगों ने दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पढ़ा है भाई। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो सर गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए आपकी सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन क में है लुई 18वां, ख में है नेपोलियन बोनापार्ट, ग में है नेपोलियन थर्ड और घ में है बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवां नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई सो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जालवेरिन एक संस्था थी। क्वेश्चन है कि जालवेरिन जो है वह कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो है वह व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर ख आप याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि नवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए आप नवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क में है मेजनी, ख में है हिटलर, ग में है बिस्मार्क और घ में है विलियम
फर्स्ट तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको दीर्घ प्रश्न बता दिए हैं हम कि ये सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, जल्दी से बताइए। दीर्घ प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो सर फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे जर्मनी, ख में है यूनान, ग में है तुर्की और घ में है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि यूनान जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? क में है तुर्की, ख में है यूनान, ग में है हंगरी और घ में है पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि तुर्की जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको आज का यह वीडियो यानी कि क्लास 10 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का वन शॉट यानी कि गन शॉट का यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप मैथिली भी रखे हैं, मिथिला क्षेत्र से आते हैं, तो अपने इस चैनल से तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैथिली के एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन शॉट, गन शॉट, टोटल का टोटल आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।